हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण स्कॉलर चैनल। और क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन को हम लोग पढ़ने वाले थे और पढ़ रहे थे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले जो है वो आप लोगों को भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और उनका परिचय जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था कि भीमराव अंबेडकर जी से जो संबंधित जो है वो उनका जन्म कब हुआ था, उनके मुख्य पुस्तक क्या थी, और उनसे जुड़ी हुई 5-6 लाइंस जो एमसीक्यू में आते हैं, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम्स में तो आते ही आते हैं। इसके अलावा जो है वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था पिछली क्लास में। अब जो है वो हम लोग पहला लेसन यानी कि लेसन अध्याय 1 जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि अनहिलेशन ऑफ कास्ट का ही एक अंश है। और अनहिलेशन ऑफ कास्ट का पुस्तक मैं पिछले क्लास में बताई थी आपको कि उनका ये भाषण था, और वो भाषण जो है वो नहीं होने के कारण उन्होंने इसे पुस्तक के रूप में परिवर्तित कर दिया, और उसी पुस्तक का जो है वो निचोड़ जो है वो इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी समर्थन किस चीज़ का समर्थन? जातिवाद का। जातिवाद का समर्थन क्या दिया इन्होंने? जातिवाद का समर्थन दिया कि क्या होना चाहिए? कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? जातिवाद को बढ़ावा दिया है और श्रम विभाजन को उसी के हिसाब से अपनाया है। उसके बाद फिर देखेंगे और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। किसने कहा? समर्थकों ने कहा। ठीक है। उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। और श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी कि अस्वाभाविक विभाजन नहीं होना चाहिए। किसमें? श्रम विभाजन में। तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दे देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी कि श्रम विभाजन करना भी उन लोगों ने मान लिया कि ठीक है भाई, हम लोग श्रम विभाजन कर रहे हैं जाति के हिसाब से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो भारत में जो है वो इसके आधार पे ऊंच और नीच का भी करार कर दिया गया कि ये उच्च श्रेणी का है और ये निम्न श्रेणी का है। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है वो ये बहुत ही गलत था। और सबसे पहली बात तो जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, और जाति प्रथा के साथ साथ जो श्रम विभाजन होता है उसके आड़ में उसका भी उन्होंने जो है वो विरोध किया। और इस विरोध का जो है वो कारण जो था वो ये था क्योंकि कुछ लोग जो है वो इस जाति प्रथा का समर्थन जो है वो कार्यकुशलता के नाम पर करते थे। ठीक है, कार्यकुशलता के नाम पर करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है वो ऊंच नीच को भी जो है वो बढ़ावा देने लगते थे। इस कारण जो है वो भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा का विरोध किया, और जाति प्रथा के नाम पर जो श्रम विभाजन जो किए जाते थे उसका उन्होंने विरोध किया। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए,
तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह विभाजन क्या नहीं है? स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। क्यों विभाजन जो स्वाभाविक नहीं है? स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। ये मुख्य बिंदु याद करने योग्य है कि जो विभाजन हो रहा था वो स्वाभाविक नहीं था, और स्वाभाविक नहीं होने का कारण क्या था कि स्वाभाविक नहीं होने के कारण क्या था कि वो रुचि पर आधारित नहीं था। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक, ठीक है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। और इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार तथा पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया था। इस चीज़ का उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर जाति प्रथा और पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, उसका भी उन्होंने विरोध किया। एक पेशे में बांध देती है, जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, उसका भी उन्होंने क्या किया? विरोध किया। भले ही पेशा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, है ना, भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, यानी कि वो पेशा की ज़रूरत नहीं है तो भी वो उसी पेशा में रहेंगे, तो फिर क्या होगा? अगर उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो वो बेरोज़गार हो जाएंगे, और बेरोज़गार होंगे तो वो भूखे मरेंगे। तो इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। ठीक है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। अभी देखिए, आधुनिक काल की बात कह रहे हैं कि आधुनिक युग में जो है वो क्या होता था, आधुनिक युग में जो है वो क्या कह रहे हैं कि आधुनिक युग में जो है वो क्या होता था कि प्रायः ऐसी स्थिति आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। हिंदू धर्म की जाति तथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार का पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कि अगर आधुनिक युग में अगर हमें जो है वो ये समझ में आ रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, जो काम हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे बंधे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो हम बेरोजगारी की तरफ लोगों को ढकेल रहे हैं। और ये किस कारण हुआ? ये जाति प्रथा के और श्रम विभाजन के कारण हुआ है। जाति प्रथा के हिसाब से जो श्रम विभाजन हुआ है उसके कारण जो है वो ये बेरोजगारी क्या हो रही है? ये बेरोजगारी फैल रही है, और उसी का उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा और गंभीर दोषों से युक्त है, और जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। किसमें? श्रम विभाजन में व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान नहीं रहता, यानी व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि नहीं होती श्रम विभाजन में, नहीं रहती। इसलिए जो है वो क्या होता है, इसलिए वो लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर
इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उसका रुचि नहीं रहता है और श्रम विभाजन के हिसाब से ही उसे काम करना होगा, अपने जाति में रहकर ही उसे काम करना होगा। अगर वो बढ़ई है तो बढ़ई का ही काम करना होगा, वो कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता है जबकि उसकी रुचि कंप्यूटर में है। तो क्या होगा, रुचि कंप्यूटर में है और काम करना पड़ रहा है उसे बढ़ई का, तो क्या होगा, वो टालू प्रवृत्ति का बन जाएगा, वो कम काम करना चाहेगा और जब कम काम करना चाहेगा तो वो बेरोजगार हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति जो है वो का जिक्र जो है वो यहाँ पर जो है वो भीमराव अंबेडकर जी कर रहे हैं और इसी कारण जो है वो विरोध करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुसार जो है वो काम करने की स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से रहने की स्वतंत्रता है, इसलिए हम जाति प्रथा के नाम पे श्रम विभाजन नहीं कर सकते। इसी चीज़ को जो है के उद्देश्य से उन्होंने ये पाठ की रचना की है और इसी पाठ के द्वारा जो है वो बच्चों में, शिक्षकों में और आने वाले समाज में ये वो जागरूकता लाना चाह रहे हैं कि जाति प्रथा का अंत होना चाहिए और जाति प्रथा के हिसाब से जो श्रम विभाजन का जो प्रथा चलता आ रहा है उसे हम सबको ख़त्म करना चाहिए। तभी व्यक्ति आगे बढ़ेगा और व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तो अपने परिवार और समाज को लेकर आगे बढ़ेगा और देश को भी उन्नति के राह पे ले जाएगा। यही मेन चीज़ वो इस पाठ में कहना चाहते हैं, जो आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल ना लगता हो, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल ना लगता हो, न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जहाँ दिल नहीं लगेगा, न दिल लगे, तो वहाँ पे जो है वो कुशलता कैसे प्राप्त की जाएगी, उसी का उन्होंने यहाँ पे बात कहा है। अब अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब लेखक क्या कहना चाह रहे हैं वो देखिए इस पैराग्राफ में। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब उन्होंने क्या लिया है, रचनात्मक पहलू को लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अब ये क्या कहना चाहते हैं कि अब रचनात्मक पहलू वो समझाना चाह रहे हैं हमें यहाँ पे। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी अगर आप प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है ना। और मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। उनका जो है वो आदर्श समाज कैसा होगा, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर यानी भाईचारे पर आधारित होगा। यह वो कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग पूछें कि आप जो ये जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं तो ये समाज जो है वो जाति से ही बनी है, विभिन्न प्रकार के जातियों से मिलकर ही बनी है। अगर जाति प्रथा ही नहीं होगा तो आपका समाज कैसा होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को कि मेरा समाज जो होगा वो आदर्श समाज होगा, क्योंकि वो किस पे होगा आधारित होगा, वो स्वतंत्रता पे आधारित होगा, वो समता पर आधारित होगा और वो भ्रातृत्व पे आधारित होगा। इसीलिए मेरा समाज जो है वो आदर्श समाज होगा। क्लियर है। ये पॉइंट जो है वो आ सकता है आपके एमसीक्यू में कि भीमराव अंबेडकर जी के हिसाब से आदर्श समाज जो है वो कैसा होगा और उन्होंने जिस समाज की कल्पना की है, या इस तरह से पूछा जा सकता है कैसा होगा, तो वो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। या नहीं तो दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर के समाज में जो है वो किस चीज़ की प्रधानता होगी, तो आपको बोलना होगा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की प्रधानता होगी। क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्या यह ठीक नहीं कि भ्रातृत्व अथवा भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। क्या यह ठीक नहीं, अब वो पूछ रहे हैं क्या यह ठीक नहीं, क्या यह ठीक नहीं, क्या यह ठीक नहीं कि भ्रातृत्व अथवा भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति
हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो अगर उसका समाज जो है वो अच्छे की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें जो है वो क्या होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन, यानी समाज में अगर परिवर्तन हो रहा है तो विरोध नहीं होनी चाहिए। और इसी से जो है वो हमारे समाज में क्या आएगी, गतिशीलता आएगी। और अगर ये नहीं हुआ परिवर्तन, अगर समाज में की आवश्यकता है, यानी समाज में परिवर्तन की अगर आवश्यकता है और अगर आप उसमें रुकावट डालेंगे तो वो गतिशील नहीं हो पाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो उन्नति के राह पे नहीं जा पाएगी। यही बात जो है वो लोगों को समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या कहना चाह रहे हैं वो। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अब देखिए वो क्या 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 कहना चाह रहे हैं। अब वो कहना चाह रहे हैं कि समाज में जो है वो क्या होना चाहिए, अवसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए समाज में, अवसर, साधन और अवसर होना चाहिए, तभी जो है वो लोग क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी कि अगर साधन और अवसर उपलब्ध होंगे तभी लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, अन्यथा जो है वो समाज में लोकतंत्र नहीं आ सकती। लोकतंत्र यानी कि वह तंत्र जिसमें लोगों का अधिकार, लोगों का कर्तव्य, लोगों के अच्छाई और भाईचारे और समानता का जो है वो परिपूर्ण समाज हो। और वो तभी हो सकता है जब साधन और अवसर दोनों उपलब्ध हों। ठीक है, साधन और अवसर दोनों उपलब्ध हों तभी आपकी जो है वो समाज जो है वो लोकतांत्रिक हो सकती है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है। अब वो क्या कहना चाहते हैं, लोकतंत्र जो है वो केवल शासन की पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र जो है मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। साथी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक जाति दूसरे जाति के लोगों को मित्र समझे, साथी समझे, अपना भाई समझे, तभी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का सोच अगर जाति के नाम पर समाज में विद्यमान हो जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ना ही हमारा समाज और ना ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए समाज और देश की प्रगति के लिए हमें जो है वो जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन को समाप्त करना होगा। यही जो है वो कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार जो है वो हम लोगों ने देखा कि इस लेसन में वो सिर्फ जाति प्रथा और जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन का रोकना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो है वो एक आदर्श समाज की कल्पना की। जो यहाँ पॉइंट आप देख रहे हैं, उन्होंने आदर्श समाज की स्थापना की। और वो कैसा समाज होना चाहिए, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ एमसीक्यू का आ सकता है। उसके बाद जो है वो आपका तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ सकता है कि कार्य कुशलता से संबंधित हो सकता है। और ये आपका यहाँ पे है स्टार्टिंग में ही कि स्वाभाविक विभाजन जो है वो नहीं है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि वो रुचि पर आधारित नहीं है ना। जो श्रम विभाजन है वो क्यों स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वो रुचि पर आधारित नहीं। बस इतने से जो है वो 3-4 एमसीक्यू जो है वो इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं जो आपको ध्यान देने योग्य है। कार्यकुशलता की भी बात की उन्होंने, क्यों। अब इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो जाति प्रथा का जो समर्थन कर रहे हैं वो किस बेस पे समर्थन कर रहे हैं, तो वो कार्यकुशलता के बेस पे समर्थन कर रहे हैं।
ये 4 पॉइंट्स आपको इस पाठ में ध्यान देने योग्य है। आशा करती हूँ कि संक्षिप्त रूप में इसका सार समझाने और इससे रिलेटेड मुख्य पॉइंट को आपके सामने रखने से ये पाठ आपके लिए रुचिकर हो गया होगा और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो एक बार जो है वो आप इसको जब भी आप एक बार सुन लें और फिर एक बार जब एग्ज़ाम आए तो आप इसको देख लें, तो आपका ये चैप्टर जो है वो क्लियर है, आपके एमसीक्यू भी ख़त्म है। और अगर आप समझ चुके हैं इस चैप्टर को, तो आप इसका क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। पहले मैं सारा लेसन पढ़ा दूंगी, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे भी अटेम्प्ट करेंगे। तो अगली सीरीज़ में इसी क्लास 10th के हिंदी विषय के अगले सीरीज़ में हम लोग पार्ट 2 के लेखक परिचय करेंगे। फ़िलहाल अभी यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किरण स्कॉलर चैनल। इस पे बने रहें, स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन्स दबाएं, ताकि मैं अभी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आप आराम से जो है वो आप इसे पढ़ लेंगे। और ये जो है वो सिर्फ 10th के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि ये जो बिहार के विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए भी उपयोगी है, जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके साथ ही मैं व्याकरण का भी सीरीज़ फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे मेरे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। आप बने रहें, बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।